हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम डिस्कस करने वाले हैं। दिस चैप्टर इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय नेल्सन मंडेला हिमसेल्फ एंड द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। Now, let's first understand something about Mr. Nelson Mandela. Nelson Mandela थे कौन? Nelson Mandela साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे, the first black president of South Africa from 1994 to 1999. And he was born in South Africa, Mvezo, on July 18th, 1918, and he died in the year 2013 on 5th of December in Johannesburg, South Africa. He was an anti-apartheid activist and a leader of the African National Congress. उन्होंने इस पूरे स्ट्रगल में around 27 years prison में बिताए. He was a prisoner for 27 years. Now, let's understand what is apartheid. Apartheid basically एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस, ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, कि जो काले या कोई अलग रंग के होते हैं उनके साथ एक अजीब तरह का भेदभाव किया जाता है। जैसा कि हम लोग इंडिया में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जब अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ राज किया तो वो लोग इंडियंस को, बिकॉज हम लोग फेयर स्किन नहीं होते, हम लोग वाइट नहीं होते, हमारी जो स्किन है वाइट नहीं होती है, तो हमारे साथ वो ये भेदभाव करते थे। ऐसा ही भेदभाव साउथ अफ्रीका में वहाँ के जो नेटिव ब्लैक्स थे, काले लोग थे, उनके साथ वहाँ के जो गोरे लोग थे, वाइट्स थे, उन्होंने किया। और इस सिस्टम को अपार्थाइड कहते हैं। और इसी के ख़िलाफ़ मिस्टर नेल्सन मंडेला ने एक बहुत लंबी जंग लड़ी है, और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है उसने एक बहुत लंबी जंग लड़ी थी। और उस जंग का रिज़ल्ट ये हुआ कि इवेंचुअली बहुत सालों के स्ट्रगल के बाद 1994 में इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया, मिस्टर नेल्सन मंडेला को, साउथ अफ्रीका का। एंड दैट वाज द फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका। इनकी जो फेमस ऑटोबायोग्राफी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इन्हें मोर देन 260 अवार्ड्स मिल चुके हैं दुनिया भर में, जिनमें कुछ प्रोमिनेंट अवार्ड्स हैं। नंबर 1 इज़ भारत रत्न, दैट ही रिसीव्ड इन द ईयर 1990। नोबेल पीस प्राइज़ जो उन्हें मिला 1993 में, गांधी पीस प्राइज़ जो उन्हें मिला 2001 में, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम इन 2002 एंड क्वीन एलिजाबेथ सेकंड डायमंड जुबली मेडल इन 2012। इसके अलावा बहुत सारे अवार्ड्स हैं। अब आते हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट प्लेस के बारे में बात करते हैं जिसका जिक्र नेल्सन मंडेला जी ने सबसे पहले इस चैप्टर में किया है। वो है कि जो इनाग्रेशन सेरेमनी थी, ये जो सेरेमनी जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो कब हुई और कहाँ हुई। ये हुई 10th of May 1994। दैट वाज द ऑटम सीज़न। मई का महीना था, 10 तारीख 1994 में। और ये पूरा का पूरा जो सेरेमनी हुआ, ये हुआ जिसे इन्होंने नाम दिया द इनाग्रेशन। इनाग्रेशन मीन्स शुरुआत। ये जो एक नई शुरुआत हुई, ये हुई यूनियन बिल्डिंग्स एम्फी थिएटर इन प्रेटोरिया में। यूनियन बिल्डिंग्स का एक एम्फी थिएटर है प्रेटोरिया में, वहाँ पर इसकी शुरुआत हुई। और नेल्सन मंडेला जी की जो पार्टी थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 400 में से 252 सीट्स जीते और फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में उनकी पार्टी जीती, एंड ही बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और उस वक्त ऑलमोस्ट 140 देशों के डिग्निटरीज मौजूद थे जो उन देशों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा साउथ अफ्रीकन्स उस वक्त खुशी मना रहे थे वहाँ पर। और इस दिन नेल्सन मंडेला अपनी बेटी ज़नानी के साथ वहाँ स्टेज पर मौजूद थे, और उनसे पहले वहाँ के सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ ली, और उसके बाद उनके फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट मिस्टर थाबो एम्बेकी ने प्लेज किया, एंड देन इट वाज द टर्न ऑफ मिस्टर नेल्सन मंडेला। और वो जब स्टेज पे आए, उन्होंने लोगों को एड्रेस करना शुरू किया,
और उनका ये बहुत ही फेमस एड्रेस है. उन्होंने क्या कहा? Today, all of us do, by our presence here, confer glory and hope to newborn liberty, out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. उन्होंने कहा कि आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, इकट्ठा हुए हैं इस न्यू बॉर्न लिबर्टी को सेलिब्रेट करने के लिए. एक नई लिबर्टी, एक नई आज़ादी जो हम लोगों को मिली है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. और इसका जो जन्म हुआ है वो हुआ है एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर से. और वो एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिज़ास्टर क्या है? बेसिकली वो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड जो वहाँ चल रहा था, जो भेदभाव का सिस्टम वहाँ चल रहा था कि ब्लैक्स को वाइट्स के द्वारा सप्रेस किया जा रहा था, दबाया जा रहा था. और यहाँ से वो कहते हैं कि ऐसी सोसाइटी का जन्म होगा जिस पर पूरी मानव जाति, पूरी ह्यूमैनिटी गर्व करेगी. एंड देन ही सेज, we who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. Then he says कि हम लोग जो अभी तक आउटलॉज थे क्योंकि पूरी दुनिया में बाकी कंट्रीज़ ने साउथ अफ्रीका के साथ संपर्क तोड़ दिए थे, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स ख़त्म कर दी थी, बिकॉज़ वहाँ पर ये अपार्थाइड का सिस्टम चल रहा था. वहाँ पर उनके अंदर एक ऐसी स्ट्रगल चल रही थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बाकी सब कंट्रीज़ ने उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस ख़त्म कर दिए थे. दैट इज़ द रीज़न कि उन्हें आउटलॉज कहा गया. आउटलॉज वो होते हैं जो फ्यूजिटिव्स होते हैं या जो लॉज को तोड़ते हैं. तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में वो ह्यूमन लॉज टूट रहे थे जहाँ पर एक आदमी दूसरे आदमी को सप्रेस कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसे ऑप्रेस कर रहा है, सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, विच वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, जिसे पूरी दुनिया में एक्सेप्ट नहीं किया जाता. और यहाँ पर इसको कहता है कि मैं थैंक यू बोलता हूँ, आई एम थैंकफुल टू ऑल दीज डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट. ये जो बड़े बड़े इंटरनेशनल गेस्ट मेरे यहाँ आए हैं, इन सब का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और क्योंकि आज ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए क्योंकि ये कॉमन विक्ट्री है, ये सबकी एक साझी जीत है. एक जीत है जस्टिस की, न्याय की, एक जीत है पीस की, शांति की और ह्यूमन डिग्निटी की और मानव की, जीवन की. After this he says, we have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. वो कहता है कि आज हमने अपना पॉलिटिकल इमांसिपेशन अचीव कर लिया है, हासिल कर लिया है. इमांसिपेशन मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस, कि अब पॉलिटिकली हम पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अब हम चाहे किसी भी रंग के हों, हमें अब इक्वल राइट्स हैं. और आज हम ये शपथ लेते हैं, ये प्लेज लेते हैं कि हम अपने सभी लोगों को आज़ाद करेंगे किसी भी तरह की बॉन्डेज से, किसी भी तरह की बंदिश से, चाहे वो बंदिश हो गरीबी की, चाहे वो डेप्रिवेशन होता है लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटी, ठीक है, कि चाहे उन्हें रोज़मर्रा की जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी बंदिशों से भी मुक्त करेंगे, उनकी सारी सफरिंग्स. और किसी भी तरह का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन, चाहे वो किसी जेंडर के बेस पे हो, लिंग के आधार पर हो, या फिर किसी की स्किन के रंग के हिसाब से या उसके धर्म के हिसाब से, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अब यहाँ पर नहीं चलेगा. और उसके बाद वो कहते हैं, नेवर नेवर एंड नेवर अगैन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगैन एक्सपीरियंस ऑप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर. और कहते हैं फिर कभी इस खूबसूरत धरती पर ऐसा नहीं होगा कि एक किसी दूसरे को ऑप्रेस कर रहा है, दबा रहा है. अब सब लोग बराबर हैं, कोई किसी को दबाएगा नहीं, कोई किसी को टॉर्चर नहीं करेगा, शोषण नहीं करेगा उसका. द सन शेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट. और वो कहते हैं कि ये इतनी बड़ी ह्यूमन अचीवमेंट है, एक इतनी बड़ी उपलब्धि है जिसका सूर्य कभी भी डूबेगा नहीं, ये हमेशा चमकती हुई नज़र आएगी. लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. देन ही सेज कि लेट फ्रीडम रेन मीन्स रूल, कि फ्रीडम को रूल करने दो, एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे.
इसके बाद उनकी स्पीच के बाद वहाँ पर जो वहाँ के इम्पाला जेट्स हैं, जो साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर्स हैं, वो ऊपर से गुज़रते हैं और उनमें साउथ अफ्रीका का फ्लैग है। एक पूरी परफेक्ट फॉर्मेशन में वो वहाँ से निकलते हैं और वहाँ के जो हाईएस्ट जनरल्स हैं वो अपनी लॉयल्टी प्लेज करते हैं, अपनी डिवोशन प्लेज करते हैं टुवर्ड्स द न्यू फाउंड गवर्नमेंट। और यहाँ पर मंडेला जी कहते हैं कि जब वो जनरल्स मुझे सल्यूट करते हैं तो मेरे दिमाग में एट द बैक ऑफ माई माइंड ये चल रहा है कि आज से कुछ वक्त पहले यही लोग हैं जो शायद मुझे अरेस्ट कर रहे होते, मुझे सल्यूट नहीं कर रहे होते, क्योंकि मैं इन लोगों के लिए क्रिमिनल था। एंड देन उसके बाद वहाँ पर 2 नेशनल एंथम प्ले किए जाते हैं। वाइट्स का नेशनल एंथम है इंकोसी सिकिल आई अफ्रीका और ब्लैक्स का नेशनल एंथम है डाई स्टेम। और वहाँ पर 2 नेशनल एंथम्स इसीलिए प्ले किए जाते हैं क्योंकि अभी वाइट्स को ब्लैक्स का नेशनल एंथम याद नहीं है और ब्लैक्स को वाइट्स का। लेकिन यहाँ पर अगेन मिस्टर मंडेला कहते हैं कि बहुत जल्दी इन दोनों को एक दूसरे के नेशनल एंथम्स बाय हार्ट याद हो जाएंगे और फिर सब लोग मिलकर एक स्वर में उस नेशनल एंथम को गाएंगे। नेल्सन मंडेला कुछ पुरानी चीज़ों को रिकलेक्ट करते हैं। ही सेज कि जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई उसके फर्स्ट डेकेड में, पहले 10 साल में, वाइट स्किन लोगों ने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया जहाँ पर रेशियल डोमिनेशन शुरू हो गया, जहाँ पर जो सफ़ेद चमड़ी के लोग थे, सफ़ेद स्किन वाले वाइट स्किन पीपल जो थे, उन्होंने डार्क स्किन पीपल के खिलाफ एक ऐसा सिस्टम ऑफ डोमिनेशन खड़ा कर दिया कि उन्होंने ब्लैक्स को उनके राइट्स से दूर कर दिया, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए। वाइट्स ने एक ऐसी गवर्नमेंट बना दी कि उन्होंने ब्लैक्स को पूरी तरह दबा दिया। और लेकिन अब उसी 20th सेंचुरी के लास्ट डेकेड में उस सिस्टम को ओवरटर्न कर दिया गया है, उसे रिप्लेस कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है। और अब वो जो सिस्टम वहाँ पर है वो ऐसा है जो सबके राइट्स और सबके फ्रीडम को इक्वल इम्पॉर्टेंस देता है। इसमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि किसकी स्किन का क्या कलर है, चाहे वो सफ़ेद है, चाहे वो काली है या ब्राउन है, जो भी स्किन का कलर है उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हर इंसान इंसान है और उसके राइट्स और फ्रीडम सेम है। देन ही सेज, अब वो याद करते हैं उन लोगों के सैक्रिफाइसेस को जिन्होंने उस पूरी स्ट्रगल के लिए अपनी ज़िंदगी गंवाई, जिनमें वो कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग जो इस स्ट्रगल के दौरान ख़त्म हो गए, जिनकी डेथ्स हो गई, उन्होंने इतना सफ़र किया। और वो कहते हैं कि मैं उन सभी अफ्रीकन पेट्रियट्स का एक सम हूँ, मैं सिर्फ उनकी मेहनत का, उनके जो सैक्रिफाइसेस हैं उसका एक आउटकम, एक रिज़ल्ट मैं हूँ। एंड ही फील्स सैड कि वो लोग जिन्होंने अपनी इतने सारे एफर्ट्स लगाए, इतने सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन वो आज इस दिन को देखने के लिए जीवित नहीं है। एंड देन ही सेज कि बट ऐसे ही ऑपरेशंस में, ऐसे ही दबाव के समय में, ऐसे ही मुसीबत के समय में, ऐसी ब्रुटैलिटी के दौरान ऐसे लीडर्स खड़े होते हैं, ऐसे लीडर पनपते हैं, उत्पन्न होते हैं जिनमें हाइट्स ऑफ कैरेक्टर होता है, जिनमें जो उनका व्यक्तित्व है वो इतना बड़ा होता है कि वो हर ऑपरेशन, हर दुविधा, हर मुसीबत को झेल जाते हैं। और यहाँ पर वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं, जैसे ओलिवर टैम्बोस, द वॉल्टर सिसुलिस, चीफ लुथिलिस, यूसुफ दादूस, ब्राम फिशर, रॉबर्ट सुबक्वेस। And then he says, perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of character. यानी कि जब बहुत ज़्यादा दबाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत बुरा हाल होता है, तब ऐसे लोग सामने आते हैं जो लीडर्स बनते हैं बड़े बड़े, और उनके कैरेक्टर्स इतने बड़े होते हैं कि दुनिया उनको याद रखती है। And then he acknowledges the people of his country. वो कहते हैं, my country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil. But I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds. वो कहते हैं कि मेरी कंट्री जो है, मैं जानता हूँ इसकी सॉइल में, इसकी ज़मीन के नीचे बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारे कीमती जेम्स हैं, डायमंड्स हैं, लेकिन फिर भी मेरे लिए इस ज़मीन की, इस कंट्री की सबसे बड़ी दौलत है यहाँ के लोग, जो बहुत ही अच्छे हैं और सच्चे हैं, इतने सच्चे कि प्योरेस्ट डायमंड से भी ज़्यादा, सबसे महंगे डायमंड से भी ज़्यादा सच्चे वो हैं। I learned the courage was not the absence of fear but the triumph over it. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. He says कि बहादुर वो नहीं होता जिसमें fear absent हो, जिसमें
डर ना हो, जिसे किसी चीज़ का डर नहीं है, वो बहादुर नहीं है। बहादुर वो है जो डर होने के बावजूद उस डर पे ट्रायम्फ हासिल करता है। ट्रायम्फ मीन्स जीत हासिल करता है। एंड द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड बट ही हु कॉन्कर्स द फियर। बहादुर वो है जो उस फियर से, उस डर से लड़ता है, जूझता है और फिर वो बहादुर और जीत कर सामने आता है। Again, he says, no one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to the human heart than its opposite. यहाँ पर मिस्टर मंडेला ये हाईलाइट कर रहे हैं कि जो इंसानी नेचर है, ह्यूमन नेचर जो है, वो प्यार करने की है, नफ़रत करने की नहीं है। वो कहता है कि कोई भी जब पैदा होता है वो नफ़रत करते हुए पैदा नहीं होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके मन में नफ़रत नहीं भरी होती है, लेकिन ग्रेजुअली वो नफ़रत सीख जाता है। वो सीखता है कि नफ़रत की जाती है, कैसे की जाती है, और उस नफ़रत के बहुत सारे रीज़न्स दिए जाते हैं उसे। और जब अगर लोग नफ़रत करना सीख सकते हैं तो प्यार करना तो बहुत ही आराम से सीख सकते हैं, क्योंकि प्यार जो है वो ज़्यादा नेचुरली आता है इंसानों के दिल में। हमारा जो बेसिक नेचर है वो प्यार करने का है, नफ़रत करने का नहीं है, क्योंकि हम इमोशंस से भरे हुए हैं। और इसका एग्जाम्पल ये भी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो किसी से नफ़रत नहीं करता, वो सबके पास उतने ही प्यार से जाता है, सबको उतना ही प्यार, उतना ही लगाव शो करता है जो उसके प्रति लगाव शो करता है। And then Mr. Mandela says, man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. एक इंसान की जो अच्छाई है, गुडनेस है, उसका जो फ्लेम है, उसकी जो लॉ है, उसकी जो रोशनी है, वो छुप तो ज़रूर सकती है लेकिन बुझ नहीं सकती। और यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, वो कहते हैं कि जब हम प्रिजन में थे और गार्ड्स हमें मार रहे होते थे, पीट रहे होते थे, हम पर टॉर्चर हो रहा होता था, तब कहीं उन गार्ड्स के मन में भी हमने वो दया भावना देखी है। चाहे वो 1 मिनट के लिए आए, चाहे वो 1 सेकंड के लिए आए, एक छोटी सी झलक ही आए, और हमने वो देखी है कि हाँ, इनमें भी चेंज ऑफ हार्ट की पॉसिबिलिटी है, कि उनका भी सोच, उनका मन बदल सकता है। एंड दे मस्ट सम डे रियलाइज़, एक दिन उन्हें रियलाइज़ होगा कि वो लोग जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे। तो और इस सब चीज़ों से उन्हें एक नई ऊर्जा, नई पावर मिलती है और वो अपनी स्ट्रगल को कंटिन्यू करते हैं। देन आफ्टर दिस मिस्टर मंडेला बात करते हैं इंसान की 2 ऑब्लिगेशंस की। ही सेज दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस। 2 ऑब्लिगेशंस, 2 जिम्मेदारियां होती हैं एक आदमी पर। पहली जिम्मेदारी होती है उसके अपने परिवार के प्रति, उसकी वाइफ के प्रति, उसके पेरेंट्स के प्रति, उसके बच्चों के प्रति। और दूसरी जिम्मेदारी होती है उसकी ऑब्लिगेशंस टुवर्ड्स हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री, यानी कि उसके अपने लोगों के प्रति, उसकी कम्युनिटी के प्रति और उसकी कंट्री के प्रति। लेकिन साउथ अफ्रीका में वो कहता है कि एज अ मैन ऑफ कलर, यानी कि मेरा जो रंग है, क्योंकि मैं वाइट नहीं हूँ, साउथ अफ्रीका में यहाँ पर ये दिक्कत है कि हम दोनों ऑब्लिगेशंस एक साथ फुलफ़िल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप ये चूज़ करते हो कि भाई मैं अपने लोगों का साथ दूं, अपने देश के लिए कुछ करूं, अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करूं, तो यहाँ का सिस्टम आपको अपने परिवार से ज़बरदस्ती अलग कर देता है। आपको भाग कर छुपते हुए जीना पड़ता है। एज ए रिबेल, एज बागी आपको जीना पड़ता है। आप बागी हो जाते हो और गवर्नमेंट आपको ढूंढती है, आपको पकड़ कर अरेस्ट करने के लिए। इसलिए आपको छुपते हुए अपनी फैमिली से दूर जीना पड़ता है, ताकि आप अपने देश की, अपने लोगों की सेवा कर पाओ। इसके बाद वो बात करते हैं फ्रीडम के बारे में। ही सेज, आई वॉज बॉर्न फ्री। मैं एकदम आज़ाद पैदा हुआ था खेतों में भागने के लिए। मुझे कोई रोकता नहीं था कि मैं नदी में जाकर तैर लूँ। मैं, साउथ अफ्रीकन डिश होती एक मीलीज़, मैं मीलीज़ रोस्ट करूँ रात में सितारों भरे आसमान के नीचे, और मैं बुल्स की पीठ पर बैठकर आराम से राइड करूं, उस पर घूमूं। मुझे कोई इसके लिए रोकता नहीं, मैं इसके लिए फ्री हूं, मुझे कोई रोकता नहीं। लेकिन ये सारे फ्रीडम्स ही अंडरस्टूड, बाद में उन्हें समझ आता है ये सब ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं। ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी। नाउ ट्रांजिटरी उन्होंने क्यों कहा? बिकॉज वो कहते हैं कि जब मैं एक लड़का था, एज अ बॉय, मुझे लगता था कि भाई मुझे ये परमिशन होनी चाहिए कि मैं रात भर बाहर रुक सकूं, मुझे ये परमिशन होनी चाहिए कि जब चाहूँ, जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकूं, मुझे कोई रोके नहीं, मेरी चॉइस होना चाहिए। और जब वो थोड़े बड़े हुए, जवानी में, उन्हें लगा कि भाई मेरा फ्रीडम बस इतना होना चाहिए कि मैं अपनी जो पोटेंशियल है, जो मेरी काबिलियत है, मैं उसके हिसाब से कर सकूँ जो मुझे करना है, और मैं जो कमाऊँ उसे रख सकूँ, और मैं एक
शादी कर पाऊँ और अपनी फैमिली अच्छे से चला पाऊँ, जिससे मैं चाहूँ उससे शादी कर पाऊँ। ये सब फ्रीडम्स की वो बात करते हैं और कहते हैं ये सब फ्रीडम एज बॉय, एज अ यंग मैन मैं इनको सोचता था कि ये फ्रीडम है, लेकिन ये ट्रांजिटरी फ्रीडम है, ये सच्चा फ्रीडम नहीं है। एंड देन ही रियलाइजेज व्हाट इज़ रियल फ्रीडम, सच्चा फ्रीडम क्या है। वो कहते हैं मुझे सच्चा फ्रीडम तब समझ में आया कि जब ये सिर्फ मेरा नहीं हो, ये सबका हो, और जब जो भी मेरे जैसा दिखता है, ये सारे अधिकार, जो भी अधिकार हैं वो सबके होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं तो फ्री हूँ लेकिन मेरे साथ जो लोग मेरे जैसे दिखते हैं वो नहीं हैं। और तब मुझे समझ में आया कि कोई भी हम में से फ्री नहीं है। और उस वक्त उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, और तब वो जो अपनी आज़ादी की भूख थी, अपने फ्रीडम की भूख थी, वो बन गई सब लोगों की आज़ादी की भूख, अ हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ ऑल द पीपल। एंड देन वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ एक ऐसे इंसान से जो लॉ को मानता था, जो सरकार की हर बात मानता था, वहाँ से वो बागी बन गए, रेबल बन गए। और वो एक इंसान जो अपने परिवार के साथ रहता था, वहाँ से वो ऐसे इंसान हो गए जिसके पास घर नहीं था, क्योंकि अब वो बागी थे और दर दर भटक रहे थे, छुप रहे थे। He says कि I found that I could not even enjoy the poor and little freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains on me. He says कि मुझे तब ये समझ आया, रियलाइज़ हुआ कि जो छोटा छोटा फ्रीडम, जो लिमिटेड फ्रीडम मुझे मिला है, मैं उसे एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे लोग आज़ाद नहीं हैं। और फ्रीडम जो है वो इनडिविजिबल है, उसे आप बांट नहीं सकते कि जी इतनी आज़ादी है, इतनी नहीं है। आज़ादी तो आज़ादी होती है। और वो कहता है कि अगर मेरे कुछ लोग चेन्स में बंधे हुए हैं, तो इसका मतलब कि सब लोग चेन्स में बंधे हुए हैं जो मुझसे बिलोंग करते हैं। और अगर सब लोग चेन्स में बंधे हुए हैं तो मैं खुद भी चेन्स में बंधा हुआ हूँ, मैं भी आज़ाद नहीं हूँ। Then he says, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice, narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. अब वो कहते हैं कि एक इंसान जो दूसरे इंसान की आज़ादी को छीनता है, वो खुद भी एक प्रिजनर है, वो खुद भी कैदी है। किसका कैदी है? कैदी ऑफ हेट्रेड, अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी है, क्योंकि उसने खुद को एक ऐसी संकीर्ण मानसिकता की चार दीवारी में लॉकअप में बंद कर रखा है जिससे वो निकल नहीं सकता। मैं खुद भी आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी और की आज़ादी छीनता हूँ। वो कहते हैं कि ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड दोनों ही, यानी कि वो जो दबा रहा है और वो जो दब रहा है, वो दोनों कैदी हैं। नाउ लेट्स डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर। इसमें एक क्वेश्चन है, एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? नेल्सन मंडेला इन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। वो उनका मतलब क्या है इससे उनका मतलब यही है कि जो सिस्टम ऑफ अपार्थाइड वहाँ चल रहा था बहुत लंबे समय तक, वो उसको बोलते हैं दैट वाज एन एक्स्ट्रॉर्डनरी ह्यूमन डिजास्टर, क्योंकि वहाँ पर गोरे लोग ब्लैक्स का शोषण कर रहे थे, उन्हें ऑप्रेस कर रहे थे, उन्हें सप्रेस कर रहे थे। एंड व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड? और ग्लोरियस अचीवमेंट ये है कि अब फाइनली वो सिस्टम जो है उसे ओवरटर्न कर दिया गया है और उसकी जगह एक ऐसा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ गई है जो सबके राइट्स और सबके फ्रीडम को इक्वल इंपॉर्टेंस देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक यू क्यों बोलते हैं? He thanked them because वो लोग उस दिन on the day of inauguration 10th May 1994, these international leaders were present for the ceremony, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीकन्स वर आउटलॉज, वहाँ पर किसी कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे, बट फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वाज अ री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दोज रिलेशनशिप्स, और वो लोग वहाँ पर आए हैं, नए रिलेशनशिप्स डेवलप होंगे। और ये दिन इतिहास में, दैट डे वुड बी marked as a very important day in the history of mankind, और इसलिए वो उनको थैंक यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द मिलिट्री जनरल्स डू? हाउ हैज़ देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड व्हाई? मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया और उनका एटीट्यूड चेंज हुआ कैसे और क्यों? सो यहाँ पर है, मिलिट्री जनरल्स सल्यूटेड मिस्टर मंडेला एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स द न्यू फाउंड गवर्नमेंट, and their attitude has changed because
कुछ वक्त पहले, a few years back, they would have arrested Mr. Mandela and not saluted him. क्योंकि why? Because Mr. Mandela was an outlaw. क्योंकि Mr. Mandela was a criminal, was an outlaw, was a rebel. वो गवर्नमेंट के खिलाफ, वहाँ के सिस्टम के खिलाफ एक आंदोलन छेड़ रखा था उन्होंने, इसलिए. How does Mandela describe the system of government in his country in the first decade, in the final decade of the 20th century? अब यहाँ पर दो पार्ट्स हैं कि मिस्टर मंडेला ने सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का सिस्टम उनके देश में चल रहा था, वो फर्स्ट डेकेड में कैसा था 20th सेंचुरी के, और फाइनल डेकेड में. यहाँ पर हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट डेकेड में जो वाइट्स थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर दिया, अ सिस्टम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स द ब्लैक्स के प्रति एक डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया. वहाँ पर ब्लैक्स को कोई राइट्स नहीं दिए गए, उनका फ्रीडम छीन लिया गया, उनके सारे अधिकार छीन लिए गए. लेकिन लास्ट फाइनल डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी में उस सिस्टम को ओवरटर्न करके उसकी जगह एक ऐसा सिस्टम री एस्टैब्लिश करा गया जहाँ पर सबकी आज़ादी, सबकी डेमोक्रेसी, सबका फ्रीडम, सबके राइट्स इक्वल थे. What does courage mean to Mandela? मिस्टर मंडेला के लिए करेज का मतलब क्या था? Mr. Mandela said, courage does not mean absence of fear. It means to be able to triumph over it. करेज का मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर डर नहीं हो. इसका मतलब है कि आप डर से आगे जीत पाएँ, डर से जूझ कर, उससे लड़कर उससे जीत पाएँ. Then he talks about what twin obligations does Mandela mention? Next question is, what twin obligations does Mandela mention? कौन सी दो obligations की बात कर रहे हैं वो? So the first obligation was towards his family, his wife, his children, and the second obligation was towards the people, the community, his country. Right? These are the two obligations Mr. Mandela mentions. Next question, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? Mr. Mandela के लिए as a boy, as a student, freedom का मतलब क्या था? As a boy, he just wanted that he should be free to swim in the stream. He should be free to roast mealies under the skies, the stars during the night. And as a student, he wanted to study whatever he wants. He wanted to go wherever he wants. He should be free to go anywhere that he wants. Contrast ये है उसमें कि ये जो transitory freedoms हैं, ये सब बड़ी temporary freedoms थे. These were temporary, but the original freedom that he talked about, that all the people, irrespective of the color of their skin, irrespective of the religion they follow, everyone should be treated equally and should have equal rights and should have equal freedom. What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? उनका मतलब इससे क्या था कि ये सिर्फ वो सिंपली एक सम है उन सारे पेट्रियट्स का जो उनसे पहले चले गए. Because he says so because of the sacrifices of all those people, today he has become the president of South Africa, first black president of South Africa, a South Africa जहाँ पर अब कोई और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. नो मोर डिस्क्रिमिनेशन वुड बी देयर बिटवीन द पीपल, irrespective of their caste, irrespective of the color of their skin or the religion they follow, whatever. किसी भी बेस में अब कोई डिस्क्रिमिनेशन वहाँ नहीं होगा. दैट इज़ वाई सेज कि उन सब लोगों के एफर्ट्स, उन सब के जो अफ्रीकन पेट्रियट्स उससे पहले जा चुके हैं, उनके एफर्ट्स की वजह से टुडे ही स्टैंड्स देयर एज अ कंक्लूजन. उनके मेहनत की वजह से वो वहाँ खड़े हैं, उन लोगों का एक representative बन के. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Now, depths of oppression की बात जहाँ हमने पहले भी की थी कि जब बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन होने लगता है तो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं who become the leaders of the masses. और यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स का जिक्र उन्होंने किया जिनके एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए. और उसका एग्जाम्पल उन्होंने ये भी दिया कि ड्यूरिंग दीज crisis, the times of crisis, during these times of oppression, many people stood up and sacrificed a lot. Most of them sacrificed their lives as well to come to a point to attain freedom, to attain equal rights for everyone. And then we can also give our examples because India में बहुत सारी स्ट्रगल हुई है फॉर इंडिपेंडेंस व्हेन ब्रिटिशर्स वर रूलिंग इंडिया. हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं. फॉर एग्जांपल मिस्टर महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, देन सरदार पटेल, देन शास्त्री जी, और हमारे बहुत सारे क्रांतिकारी, फॉर एग्जांपल चंद्रशेखर आज़ाद. ये लोग सब वो लोग थे जिनके बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जो हैं, and they all came up during the time of oppression. They sacrificed everything, sacrificed their own lives for the freedom of the country,
Next question is, how does Mandela's understanding of freedom change with age and experience? एज और एक्सपीरियंस के साथ मंडेला की फ्रीडम की जो अंडरस्टैंडिंग थी, फ्रीडम के बारे में उनकी जो समझ थी, वो बदल कैसे गई? एज अ बॉय या अपनी यंग एज में वो सोचते थे कि भाई मेरे लिए इतना फ्रीडम बहुत है कि मुझे चॉइस होनी चाहिए, जहाँ मैं जाऊँ वहाँ जा सकूँ, जो मैं चाहूँ वो मैं कर सकूँ, जो मैं कमाऊँ वो मैं रख सकूँ, और जो मैं चाहूँ वो मैं पढ़ सकूँ. लेकिन ग्रेजुअली ये अंडरस्टूड विद एज कि ये सब जो फ्रीडम्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ये सब टेम्परेरी ट्रांजिटरी फ्रीडम्स हैं. लेकिन असल फ्रीडम वो है जब मैं ही नहीं, मेरे सभी लोग, मेरे जैसे दिखने वाले, सबके पास बराबर हक हो, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस ना करना पड़ता हो, किसी के पास कोई कमी नहीं हो, सबको बेसिक नेसेसिटीज़ की सभी चीज़ें मिलें और सबके पास बराबर अधिकार हो. आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, एंड यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दी क्वेश्चन एंड आंसर्स एज वेल. प्लीज़ अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा. अगर आपको कहीं कोई डाउट है या एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, यू कैन राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन. And thank you very much. And please, if you like the video, don't forget to share it with your friends and share the knowledge so that they can also understand the chapter better. And please do press the bell icon so that you can get the updates as and when I post a new video. Thank you so much. Take care.